हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक सब्जेक्ट जिसका नाम है मेटावर्स। इससे पहले हम पार्ट 1 में मेटावर्स के इंट्रोडक्शन और बेसिक्स को डिस्कस किया था। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है वीडियो का, जिसमें हम मेटावर्स बेसिकली पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे पास अवतार, आइडेंटिटी, ब्लॉकचेन, एनएफटी और हमारे पास अलग अलग चीज़ें जो है टॉपिक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है जो कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आप इसको देख के घबराइए मत, क्योंकि बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, तो हम बहुत ही जल्दी बहुत ही बेसिक से हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर हमारे पार्ट 2 वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनका भी फ़ायदा हो पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेटावर्स होता क्या है। हालांकि हमने पहले भी कवर किया है, बट पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मेटावर्स। दोस्तों, कोई भी इंटरनेट का जो 3D वर्जन होता है, उसको सिंपली अगर मैं बताना चाहूँ, 3D वर्जन ऑफ द इंटरनेट इज़ कॉल्ड मेटावर्स। ठीक है, इसका मतलब मेटावर्स इज़ अ परसिस्टेंट शेयर्ड 3D वर्चुअल यूनिवर्स फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ वर्चुअल एनहांस्ड फिजिकल रियलिटी दैट इज़ कॉल्ड AR एंड फिजिकली परसिस्टेंट वर्चुअल स्पेस दैट इज कॉल्ड VR, है ना। अब AR ऑगमेंटेड रियलिटी होता है, VR हमारे पास वर्चुअल रियलिटी होता है। इन दोनों से जो चीज़ एक वर्चुअल यूनिवर्स हम बनाते हैं जो कि शेयर्ड इन नेचर होता है, शेयर करके हमारे पास चीज़ें बनती हैं, तो उसको हम मेटावर्स बोलते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करता हूँ तो हम स्क्रीन बेसिकली क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द स्क्रीन यू स्टेप इनसाइड द स्क्रीन। हम बेसिकली अभी तक क्या कर रहे हैं, जैसे आप अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो, तो बेसिकली आप सिर्फ देख रहे हो, है ना। अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डाल दूं तो डैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल स्पेस में डाल देता हूँ, एक ऐसा स्पेस जो कि वर्चुअली हो और आप बेसिकली खुद से पर्सनलाइज एक्सपीरियंस करो कि वीडियो के अंदर रह के कैसा लगता है। दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली मेटावर्स। मेटावर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे परसिस्टेंट, इसका मतलब हमारा जो वर्ल्ड है वो कभी रुकता नहीं है, मतलब हमेशा जो पीपल है कीप इंटरेक्टिंग, चेंजेस जो है वो वैसे ही रहते हैं, चेंजेस रिमेन इंटैक्ट। रियल टाइम एंड सिंक्रोनस होता है, हर चीज़ जो है लाइव चलती रहती है, ऐसा नहीं कुछ रुक गया या फिर पुरानी चीज़ है, रियल टाइम में सब कुछ चलता है। इमर्सिव होता है, हमें ऐसा फील होता है कि हम रियल वर्ल्ड में हैं, एक अलग वर्चुअल वर्ल्ड में है। क्या यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स का या फिर AR ग्लासेस का। इंटरऑपरेबल, इसका मतलब हमारे खुद के अवतार्स होते हैं, हम खुद के डिजिटल ट्विन्स बनाते हैं, अब वो सब हम आगे पढ़ेंगे। आइटम्स बनाते हैं जैसे क्लोथ, एसेट्स, घर, सब कुछ हम वहाँ पे अपना खुद बनाते हैं। इकोनॉमी अनेबल पीपल जो है वहाँ से बेसिकली पैसे भी हम मेटावर्स से कमा सकते हैं बाई सेलिंग, बाइंग और ट्रेडिंग सम डिजिटल आइटम्स और एसेट्स। ठीक है, ये एवोल्यूशन ऑफ हमारा हिस्ट्री ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड है। इसका मतलब हमारा मेटावर्स किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, हिस्ट्री क्या है मेटावर्स की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। हालांकि मेटावर्स एक रीसेंट टर्म है जो कि बेसिकली हमारे पास बहुत ही न्यू टर्म है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी डेवलपिंग फेज़ में है। ये जो टेक्नोलॉजी है मेटावर्स का वो अभी डेवलपिंग फेज़ में है। अब अनेबल्ड टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास क्या क्या है, AR, VR, MR, XR, ये सारी चीज़ें। जैसे हमारे पास यहाँ पे AR जो होता है वो क्या होता है, VR क्या होता है, XR क्या होता है, MR क्या होता है, ये सब हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक चीज़ आता है हमारे पास स्पेशल कंप्यूटिंग। स्पेशल कंप्यूटिंग हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर्स जो है वो फिजिकल स्पेस को जब अंडरस्टैंड करने लगे यूजिंग द सेंसर्स, कैमरा, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल कंप्यूटिंग बोलते हैं। AR क्या होता है, जब भी हम अपने रियल वर्ल्ड में डिजिटल थिंग्स को ऐड ऑन कर दें, है ना, जो वर्चुअल स्पेस हम बना रहे हैं विया बेसिकली वर्चुअल स्पेस मेटावर्स हम बना रहे हैं, उसके अंदर जब हम रियल वर्ल्ड की चीज़ों को उसको डिजिटल बना के हम जब डालें तो उसको AR बोलते हैं। VR क्या होता है, फुल्ली हम जब रियल वर्ल्ड को रिप्लेस कर देते हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हैं तो उसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। अब वर्चुअल रियलिटी और हमारा रियल जो हमारे पास है, दोनों का मिक्स अगर कर देंगे, मिक्स ऑफ रियल एंड वर्चुअल डिजिटल ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड इज कॉल्ड मिक्स्ड रियलिटी। एंड लास्ट आता है एक्सटेंडेड रियलिटी, XR, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ AR, VR एंड MR। ठीक है ना। स्पेशल कंप्यूटिंग मैंने आपको बता दिया कि इस फिजिकल स्पेस को जब हमारा कंप्यूटर या फिर मशीन जो है वो समझने लगे यूजिंग सेंसर्स, कैमराज, AI वगैरह, तो उसको स्पेशल कंप्यूटिंग हम बोलते हैं।
अब आता है डिजिटल ट्विन। जब भी दोस्तों हम अपने किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल कॉपी बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड हमारा डिजिटल ट्विन, है ना। तो रियल टाइम वर्चुअल कॉपी जो कि बेसिकली स्टिमुलेट करता है, मॉनिटर करता है और ऑप्टिमाइज करता है कोई भी रियल ऑब्जेक्ट को। 3D इंटरनेट एंड परसिस्टेंट एनवायरनमेंट। 3D इंटरनेट बेसिकली हम मेटावर्स को ही बोलते हैं, है ना। परसिस्टेंट मतलब चेंजेस रिमेन इंटैक्ट, परमानेंटली चेंजेस वहीं पे रहती हैं। इंटरप्रेटिविटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम अपने एसेट्स को, जो हम मेटावर्स में एसेट्स बनाते हैं, मतलब एसेट का मतलब होता है चीज़ें जो हम बनाते हैं, वो जब अक्रॉस प्लेटफॉर्म हम मूव करते हैं तो उसको इंटरऑपरेबल बोलते हैं। आज के जो सिस्टम्स है दोस्तों वो आइसोलेटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ज़्यादा नहीं है। तो हमारा गोल क्या है, मेटावर्स के अंदर हम ओपन और कनेक्टेड सिस्टम्स बनाएं। इसके लिए हम बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। मेटावर्स के अंदर हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, आईओटी का इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप दिख रहे हो, हमें मेटावर्स में इतना रियल वर्ल्ड बनाना या फिर पूरा डिजिटल ट्विन बनाना, ये सब बहुत ज़्यादा डेटा रिक्वायर करता है और उसको स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोरिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विदाउट एनी डेटाबेस, तो हमारे लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्लाउड चाहिए होता है ना। तो इसलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। प्रोसेसिंग, लार्ज प्रोसेसिंग हमें चाहिए होता है, ह्यूज प्रोसेसिंग चाहिए होता है टू स्टोर द ह्यूज वर्चुअल वर्ल्ड्स, इसलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं। और हम यूज़र के जैसे दोस्तों हमें पूरा जो यूज़र है उसको फील होना चाहिए ना कि भाई मेरे को, मैं पूरा रियल टाइम में हूँ। इस वजह से हम क्या करते हैं, एज कंप्यूटिंग यहाँ पे करते हैं, जिससे प्रोसेसिंग जो होता है वो नियर एज ऑफ द डिवाइस में ही होता है, जिससे हमें सब कुछ जो है रियल टाइम लगता है, डिले रिड्यूस हो जाता है और हमें सब कुछ लगता है कि भाई ये तो असल में हो रहा है, जबकि वो वर्चुअल होता है। नाउ 7 लेयर्स ऑफ द मेटावर्स स्टैक हमारे पास दोस्तों हैं, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन, जैसे क्लाउड, 5G, एज, जीपीयू हमें चाहिए होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास चाहिए होता है, एआई वगैरह चाहिए होता है, ह्यूमन इंटरफेस बेसिकली जो डिवाइसेस हैं जैसे वीआर हेडसेट, सेंसर्स, ईआर ग्लासेस वगैरह, डिसेंट्रलाइजेशन जो कि हमारा दोस्तों हम ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एनएफटीज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपने मेटावर्स के अंदर, जिससे ओनरशिप और सिक्योरिटी को हम हैंडल कर पाएँ। स्पेशल कंप्यूटिंग मैंने आपको बताया, कंप्यूटर जब फिजिकल स्पेसेस को समझता है, अंडरस्टैंड करने लगता है यूजिंग सम सेंसर्स या फिर हमारे कैमराज या फिर एआई वगैरह, तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं, तो उसको स्पेशल कंप्यूटिंग हम बोलते हैं। डिस्कवरी एंड क्रिएटर इकोनॉमी मतलब दोस्तों हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कंटेंट को मेटावर्स के अंदर, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। देन एक्सपीरियंस, दैट इज़ बेसिकली गेम, सोशल, मतलब कहाँ पे एक्चुअल में मेटावर्स हमारा यूज़ हो रहा है, जैसे गेम्स में, सोशल मीडिया में, कॉमर्स, एजुकेशन, फार्मिंग, अलग अलग सेक्टर्स में हम मेटावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कम्स द टॉपिक, व्हेन विल द मेटावर्स अराइव, है ना, कब मेटावर्स आएगा। दोस्तों ये बेसिकली अभी एक डेवलपिंग फेज़ में है, तो मेटावर्स को आने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट कुछ अर्ली फॉर्म्स, जो कुछ अर्ली इनिशिएटिव्स है मेटावर्स की, वो अभी भी हमारे पास आ चुकी हैं, एग्जिस्ट करती है। बट फुल्ली इमर्सिव जो पूरा जो साईफाई मेटावर्स है वो अभी बहुत सारे लगेगा उसको अच्छी तरीके से डेवलप और डिप्लॉय होने में, है ना। तो मेटावर्स इज़ अ बेसिकली डेवलपिंग फेज़ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ अभी वो डेवलप हो रहा है पूरा अच्छी तरीके से। रिसर्च मेटावर्स में हम कर सकते हैं, तो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च वो बेसिकली मेटावर्स वगैरह में रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से हम मेटावर्स को और ज़्यादा एनहेंस करें और ज़्यादा दोस्तों हम उसमें आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाएं। तो 4 की अनेबलिंग फैक्टर्स, इसका मतलब हमारे पास कैसे मेटावर्स आएगा। फर्स्ट चीज़ वही है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे VR, AR, AI, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, अलग अलग टेक्नोलॉजी को हम और ज़्यादा कंटिन्यू करें बेसिकली मैच्योर होने में, और जैसे ही ये सारी टेक्नोलॉजीज़ मैच्योर होंगे तो मेटावर्स भी हमारे पास आने लगेगा। अडॉप्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम फास्ट इंटरनेट और अफोर्डेबल, बेसिकली VR और AI हेडसेट्स जो होते हैं या डिवाइसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, तो अगर हम उसको बेसिकली सस्ता कैसे भी करके करें तो वो भी हमारे पास एडवांसमेंट होगा, तो मेटावर्स को और ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे। कंटेंट क्रिएशन एंड स्टैंडर्ड, मतलब बेसिकली बेटर वर्चुअल वर्ल्ड जो हम बना रहे हैं या वर्चुअलिटी की तरफ जो हम जा रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन की तरफ जो जा रहे हैं हम, तो वो बेसिकली बेटर काम करें, उसको मोर ऑप्टिमाइज़ हम करें, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिकल, बेसिकली यूज़र एक्सेप्टेंस को हम बढ़ा सकते हैं, लॉ एंड रेगुलेशंस जितने भी होती हैं वो सारे को हम रेगुलेट कर सकते हैं, और वायबल मतलब बेसिकली ऐसा बिजनेस मॉडल ला सकते हैं जो कि टेक्निकली फिजिबल भी हो और हमारे पास बन भी सकता हो। स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन, बेसिकली हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं दोस्तों मेटावर्स को अडॉप्ट करने की, हर कोई भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की। दैट इज़ अर्ली स्टेज, अभी जो है जैसे VR गेम्स, बेसिक मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स अभी एग्जिस्ट करती है। ग्रोथ स्टेज, जब AR ग्लासेस जो है वो कॉमन होने लगेंगी लोगों के अंदर, जब लोग सारे AR ग्लासेस को यूज़ करने लगेंगे फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डिजिटल एसेट जो है
काम करने लगेगा अक्रॉस ऑल दी प्लेटफॉर्म एंड मैच्योरिटी स्टेट। इसका मतलब हमारे पास ये मेटावर्स जो है एक इंटरनेट की तरह हो जाएगा, सारे लोग जो है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करने लगेंगे मेटावर्स को, है ना। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिख रखा है, ट्रेडिशनली वी यूज़ द इंटरनेट, लुक एट द स्क्रीन, स्क्रॉल पेजेस, क्लिक बटन्स वगैरह वगैरह, ये ट्रेडिशनली अभी भी करते हैं हम। मेटावर्स में क्या होता है ना, हम वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करते हैं। इसका मतलब हमारा एक डिजिटल बॉडी होता है, अवतार होता है, राइट। वी वॉक, टॉक एंड प्ले विद द इंटरनेट, राइट। नाउ दोस्तों हमारे पास आता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। इसका मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो वो कौन से स्टेज में है, तो इसके 9 स्टेजेस होते हैं। एक होता है बेसिक प्रिंसिपल, फिर आता है कंसेप्ट फॉर्मुलेटेड, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, लैब वैलिडेशन, रिलेवेंट एनवायरनमेंट, प्रोटोटाइप डेमो, सिस्टम क्वालिफाइड, प्रोवन इन मिशन, है ना। तो ये सारे फेजेस पे क्वालिफाई करके हमारा कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो आगे आता है। तो अभी मेटावर्स जो है वो 4 से 8 लेवल का जो होता है हमारा टेक्नोलॉजी रेडीनेस स्केल के अंदर आता है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ये क्या होता है बेसिकली दोस्तों, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एक्सप्लेन करता है कि कोई भी इंसान जो है हमारी तरह यूज़र्स हैं या पीपल हैं, वो कोई भी नए टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, कितना अडॉप्ट कर रहे हैं, कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अगर हम उसको देखेंगे तो ये एक एस शेप का कर्व हमें दिखाता है, जो कि पहले स्टार्ट होता है, फिर रैपिड ग्रोथ होता है, फिर सैचुरेशन आ जाता है कोई भी टेक्नोलॉजी का। तो दिस बेसिकली मेटावर्स के साथ भी सेम ही हमारे पास होगा। तो वही बात है, मार्केट के अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालते हैं तो यू कैन गो थ्रू दिस फॉर्मूला, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने नोट्स में डाल दिया है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। अब आता है दोस्तों मेटावर्स बिजनेसेस क्या क्या होती हैं। कंपनी जो कि बेसिकली दोस्तों ऑपरेट करती हैं हमारे मेटावर्स के अंदर। मेटावर्स बेसिकली एक वर्चुअल वर्ल्ड है, उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो कि वर्चुअल कंपनीज़ होती है। तो ऐसी कंपनीज़ जो कि मेटावर्स के अंदर ऑपरेट करती हैं या फिर हमें VR इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है जो कि सपोर्ट करती है इन बिजनेसेस को, तो उनको हम क्या करते हैं दोस्तों, मेटावर्स बिजनेसेस बोलते हैं। मतलब सम कंपनीज एग्जिस्ट इनसाइड द वर्चुअल वर्ल्ड एंड बिल्ड द टेक्नोलॉजी बिहाइंड देम। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, देखो 2 टाइप की कंपनीज होती हैं। एक कंपनीज होती है दोस्तों जो कि बाय सेल एंड ट्रेडिंग करती है वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, मतलब मेटावर्स के अंदर, ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। और दूसरा होती है वो कंपनीज़ जो कि मेटावर्स की ये जो टेक्नोलॉजी है उसको बनाती है, तो वो कंपनीज़ हो गई, ठीक है। जस्ट लाइक वी हैव शॉप, स्कूल, एंटरटेनमेंट इन रियल वर्ल्ड, है ना। अलग अलग जैसे दुकान है, पनवाड़ी की दुकान हो गई, है ना, चाउमीन की दुकान हो गई, फास्ट फूड की दुकान हो गई, राकेश की छोले भटूरे वाली दुकान हो गई, अलग अलग दुकान, स्कूल्स, अलग अलग हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में। वैसे ही हमारे मेटावर्स जो वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर भी हम सेम चीज़ों को बनाते हैं, राइट। दैट इज़ कॉल्ड मेटावर्स। अब यहाँ पे मेटावर्स बिजनेसेस, अब यहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ मेटावर्स बिजनेसेस पॉसिबल है। एक होता है वर्चुअल रियल एस्टेट, इसका मतलब हम वर्चुअल शॉप्स को बनाते हैं जिससे हम उसको उसमें बाय सेल वगैरह कर सकते हैं। वर्चुअल गुड्स, इसका मतलब हम गुड्स का मतलब होता है हम डिजिटल क्लोथिंग, अवतार, खुद का अवतार बनाते हैं, वर्चुअल पेट बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग डिजिटल आइटम बनाते हैं जो कि पीपल वर्चुअल उसी के अंदर ही वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। और ये असल में पैसा होता है, वो ऐसा नहीं कि भाई आप फेक कुछ कर रहे हो, है ना। वो असल में रियल मनी होता है, रियल करेंसी होता है, जो कि हम क्रिप्टो करेंसी इन मेटावर्स भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आता है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, विजुअल कॉन्सर्ट। बेसिकली दोस्तों इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ कॉन्सर्ट जो कि फिजिकल कॉन्सर्ट, किसी का मान लो दिलजीत दोसांझ का अगर मेरे को कॉन्सर्ट जाना है, मैं वहाँ पर ना देख के अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में अपने मेटावर्स के अंदर देख लूँगा। तो ये भी हमारा एंटरटेनमेंट एंड मीडिया का सोर्स हो गया। सोशल प्लेटफॉर्म, अलग अलग हैंगआउट स्पेस, मीटिंग कम्युनिटीज़, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ वगैरह हम मेटावर्स के अंदर ही बनाते हैं। एजुकेशन, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल इंटरेक्टिव क्लासरूम्स, ये सब भी हम मेटावर्स के अंदर ला सकते हैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे हमारा लर्निंग बहुत आगे बढ़े। हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं। वर्चुअल कॉमर्स मतलब ऑनलाइन रिटेल, डिजिटल मार्केट प्लेस, ई कॉमर्स वगैरह वगैरह। टेक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्लाउड, सैस प्लेटफॉर्म, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग मतलब ब्रांड्स जो है अपने प्रोडक्ट को मेटावर्स के अंदर प्रमोट कर सकते हैं यूजिंग वर्चुअल बिलबोर्ड्स वगैरह भी। तो ये है हमारा पूरा मेटावर्स बिजनेस का इकोसिस्टम, किस तरीके से आप कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। अब आता है वर्चुअल इकोनॉमी। ये क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम इनसाइड द वर्चुअल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक सिस्टम जब हम दोस्तों वर्चुअल एनवायरनमेंट में बनाते हैं तो उसको हम वर्चुअल इकोनॉमी बोलते हैं। तो पीपल कैन अर्न मनी, स्पेंड मनी, ठीक है, अर्न कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, एवरीथिंग बट डिजिटल, है ना। अब यहाँ पे आता है हमारा डिजिटल ओनरशिप। ये क्या होता है? विद ब्लॉकचेन एंड NFTs एसेट बिलोंग टू द नॉट द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे अभी क्या होता है। वर्चुअल रियल एस्टेट मतलब क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। वर्चुअल रियल एस्टेट का मतलब होता है हम दोस्तों डिजिटल लैंड वगैरह को सोल्ड कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं हमारे मेटावर्स के अंदर।
अब मेटावर्स का रेवेन्यू मॉडल क्या हो सकता है, सब्सक्रिप्शन वाला हो सकता है, फ्रीमियम हो सकता है, ट्रांजैक्शन बेस हो सकता है, एडवर्टाइजिंग करके हम लोग कमा सकते हैं। तो ये मेटावर्स में हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू मॉडल है। अब डिजिटल ओनरशिप और प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स, ये क्या होता है, डिजिटल ट्रू डिजिटल ओनरशिप जो होता है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड हमारे पास अगर मान लो हम ब्लॉकचेन और एनएफटीज़ का इस्तेमाल करें। दोस्तों ब्लॉकचेन अगर आपको नहीं पता डिटेल में पढ़ना है तो ब्लॉकचेन का वीडियो सेपरेटली पूरा सब्जेक्ट है, अलग ही ब्रांच है, डोमेन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसका वीडियो हमारे इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाके वो वॉच कर सकते हो। हालांकि ब्लॉकचेन यहाँ पे क्योंकि मेटावर्स रिलेटेड है ब्लॉकचेन से, तो यहाँ पे बार बार ब्लॉकचेन की बातें आएंगी। अब एनएफटीज़ क्या होता है, नॉन फंजिबल टोकन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एनएफटीज़ जो है एसेट वगैरह ये जो है बिलोंग करती है हमें, मतलब बेसिकली यूज़र को, प्लेटफॉर्म को नहीं, ठीक है। और इसके नेटवर्क इफेक्ट्स क्या होती हैं, अगर दोस्तों हमारे ज़्यादा यूज़र्स रहेंगे तो ज़्यादा वैल्यू रहेगी, और ज़्यादा क्रिएटर्स रहेंगे तो ज़्यादा कंटेंट रहेगा, ज़्यादा कंटेंट रहेगा तो ज़्यादा यूज़र्स रहेंगे। तो एक साइक्लिक नेचर है, और रिजल्ट प्लेटफॉर्म ऑफन बिकम विनर्स टेक द मोस्ट। अब वही बात है मेटावर्स विनर्स एंड लूजर्स, इसका मतलब क्या होता है, हु में बेनिफिट हु में स्ट्रगल, मतलब मेटावर्स के अंदर कौन किसका फ़ायदा होगा, कौन किसका नुकसान होगा, ये चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, ये मैंने यहाँ पे डाल रखा है, यस देख सकते हो दोस्तों। देखो मेटावर्स के अंदर कौन किसका फ़ायदा होगा किसका नुकसान होगा। देखो यहाँ पे लाइकली विनर्स कौन कौन है, अगर वीआर और सोशल प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूँ तो कंपनीज़ जो कि इमर्सिव एनवायरनमेंट को पहले बनाएंगे उनका फ़ायदा होगा। गेमिंग कंपनीज़ जो कि पहले ही अपना वर्चुअल वर्ल्ड बना चुके हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन द वर्चुअल वर्ल्ड, ऑलरेडी अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म बना चुके हैं वीआर का यूज़ करके या फिर मेटावर्स का यूज़ करके, उनका फ़ायदा होगा। गेम इंजन प्रोवाइडर जो कि प्रोवाइड टूल्स टू बिल्ड मेटावर्स वर्ल्ड वर्चुअल वर्ल्ड को बनाने के लिए जो टूल्स प्रोवाइड करेंगे वो ऑलरेडी इन काम में है, तो उनका फ़ायदा होगा। ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स जो कि ओनरशिप और डिसेंट्रलाइजेशन अलाउ करेंगे, उनका फ़ायदा होगा। वीआर हेडसेट, एआर जो डिवाइसेस होती हैं उन सबको जो प्रोड्यूस करेगा हार्डवेयर कंपनी, उनका फ़ायदा होगा। क्लाउड प्रोवाइडर, क्योंकि हमें लार्ज डेटा को स्टोर करना है और प्रोसेस करना है मेटावर्स के अंदर, तो जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह हैं, उनका यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो वाई दे विन, बिकॉज दे इन्वेस्ट अर्ली, बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट द ओपन सिस्टम। बट किसका नुकसान होगा, ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो कि स्लो हैं, जो कि मेटावर्स में या नेट टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रही है, क्लोज्ड प्लेटफॉर्म जो कि अलाउ नहीं करती इंटरऑपरेबिलिटी, पुअर यूज़र एक्सपीरियंस वाले प्लेटफॉर्म जैसे बोरिंग या फिर डिफ़िकल्ट टू यूज़ वाले प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं। लीगल रिस्क कंपनी, मतलब जो कि प्राइवेसी और ओनरशिप का जो रिस्क है वो उठा के हमारे पास यहाँ पे जा रही है, तो ये सारे कंपनीज़ हमारे पास यहाँ पे रिस्क में है, या फिर कह सकते हैं उनका नुकसान होगा। तो लूजर्स रिलाइड ऑन द क्लोज सिस्टम एंड इग्नोर द यूज़र नीड्स। विनर्स जो है वो जो ओपन सिस्टम में काम करते हैं और ओनरशिप यूज़र ओनरशिप पे काम करते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन या फिर नए नए टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उनका फ़ायदा होगा। राइट, जस्ट अ सेकेंड, यस हम कहाँ पे हैं अभी, यस तो ये हमने देख लिया, वही बात है कि लाइकली विनर्स एंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आता है स्वॉट एनालिसिस फॉर द मेटावर्स अडॉप्शन। बेसिकली हमें मेटावर्स में हमारी स्ट्रेंथ और जो वीकनेसेस है उसको एनालाइज करना होता है। स्ट्रेंथ हमारे पास इमर्सिव यूएक्स, ग्लोबल रीच, न्यू रेवेन्यू, डेटा इंसाइट वगैरह देंगे। वीकनेस हमारे पास हाई कॉस्ट है, मोशन सिकनेस वाला यहाँ पे, क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट में दोस्तों हम हेयर हेडसेट लगाते हैं तो बहुत लोगों को मोशन सिकनेस होता है कि भाई हम तो मूव कर रहे हैं बट वो तो वर्चुअल वर्ल्ड में मूव कर रहे हैं, तो मोशन सिकनेस हमें होता है। अपॉर्चुनिटी बेसिकली हमें फाइंड आउट करना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, डिजिटल ट्विन, क्रिएटर, बेसिकली अलग अलग हमारे पास। थ्रेट्स क्या है, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये सारे हमारे थ्रेट्स हैं। फर्स्ट मूवर, वही बात है कि जो पहले दोस्तों ब्रांड, डेटा, नेटवर्क इफेक्ट्स को गेन करेगा, R&D ज़्यादा करेगा, तो उसको टेक्नोलॉजी रिस्क कम है वो विनर कहेगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी, रिस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट है ना, प्रोबेबिलिटी कितना है किसी भी रिस्क को होने की और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, तो वो उससे हम निकाल सकते हैं। इंडस्ट्री इम्पैक्ट दोस्तों, ये सब हम यू कैन गो थ्रू, कहाँ कहाँ मेटावर्स यूज़ हो सकता है, गेमिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो तो हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। अब आता है हमारे पास एक टॉपिक, मेटावर्सियल एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, मेटावर्सल, हाउ अ पर्सन एग्जिस्ट इन अ मेटावर्स, हाउ आइडेंटिटी वर्क्स, हाउ दे कैन इंटरेक्ट सोशली एंड एथिकली, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। कोई भी पर्सन जो है वो मेटावर्स में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अर्ली डेवलपमेंट बेसिकली अलाउड वर्चुअल इंटरेक्शन, इंट्रोड्यूस अवतार्स जैसे सेकेंड लाइफ, VR चैट, सैंडबॉक्स, डिसेंट्रलैंड, ये सब ने क्या किया, अर्ली जो है डिजिटल इकोनॉमिक्स बनाया हमारे मेटावर्स के अंदर। टेक एडवांसमेंट बेसिकली VR, AR, AI, ब्लॉकचेन वगैरह जो है वो हमारा टेक एडवांसमेंट्स हैं।
मेटावर्स को एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या हमारे बेसिकली क्राइटेरिया हैं या फिर क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अर्ली डेवलपमेंट, पहली बात तो अर्ली मतलब वर्चुअल वर्ल्ड कौन कौन पहले लाएगा, तो ये सारी कंपनीज पहले लाई थी। इंडस्ट्री इनिशियलाइजेशन, मेटा, एपिक गेम्स, इन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म और टूल्स को जो है बिल्ड किया, क्रिएट किया। ब्लॉकचेन, एनएफटी, डिजिटल एसेट ओनरशिप, जैसे बाइंग और गुड्स ऑफ सेलिंग, मतलब बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे गुड्स का बाय और सेल यहाँ पे देखा। कल्चरल इम्पैक्ट, बेसिकली मूवीज़, मीडिया, पॉप कल्चर एडॉप्शन, पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द वर्चुअल वर्ल्ड, स्पेंड टाइम डिजिटली ज़्यादा, अगर हम ये सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे अपने मेटावर्स के अंदर। चैलेंजेस क्या क्या है उसमें, वो भी हमें देखना पड़ेगा, जैसे प्राइवेसी, सिक्योरिटी, गवर्नेंस इशूज़। दीज चैलेंजेस मस्ट बी सॉल्व फॉर द मास अडॉप्शन ऑफ द मेटावर्स। गवर्नेंस, बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे डेटा को, एंड इंक्लूसिविटी का मतलब होता है एक्सेस फॉर द एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पे आता है डिजिटल आइडेंटिटी एंड अवतार्स। ये क्या होता है, इन मेटावर्स योर आइडेंटिटी इज़ नॉट योर बेसिकली रियल बॉडी, है ना। मेटावर्स के अंदर क्योंकि हम वर्चुअल एंटिटी में है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में है, तो हमारा फिजिकल बॉडी या रियल बॉडी हमारा आइडेंटिटी नहीं है, बट हमारा अवतार जो हमने बनाया है मेटावर्स के अंदर, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, वही हमारी आइडेंटिटी है। तो एक अवतार जो होता है उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस होती हैं या फिर हमारा कॉम्पोनेंट्स होता है। एक होता है यूज़र नेम एंड वॉलेट। यूज़र नेम बेसिकली नेम होता है अवतार का, मतलब हमारा नाम, एंड जो वॉलेट होता है डैट इज़ बेसिकली हमारे जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं, इसका मतलब जो भी वहाँ पे मेरा सामान है, घर है, लैंड है, दुकान है, या फिर मेरे पैसे हैं, एनएफटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मेरे वॉलेट में आ जाएगी, ठीक है। देन आता है मेरा अपीयरेंस और स्टाइल, मैंने किस तरीके से जो अवतार है वो दिख रहा है, मतलब मेरा कपड़े क्या पहने हैं, मैंने गंजी पहना है, मैंने क्या पहना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएगी। फिर आता है रेपुटेशन एंड ट्रस्ट, जो भी बिहेवियर मैंने दिखाया है लोगों के साथ मेटावर्स के अंदर, वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से मैंने बिहेव किया है, और बाकी लोग जो हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में किस तरीके से मेरे को देखते हैं, डैट इज़ कॉल्ड रेपुटेशन एंड ट्रस्ट, ठीक है। देन आता है हमारे पास सोशल ग्राफ, दैट इज़ कनेक्शंस कितने हैं, फ्रेंड्स कितने हैं, मेरी कम्युनिटीज़ किस का मैं पार्ट हूँ। बायोमेट्रिक एंड बिहेवियर, मेरा बॉडी मूवमेंट, मेरा वॉइस, मेरा आई ट्रैकिंग वगैरह जितना भी मेरा बायोमेट्रिक है, वो सारी चीज़ें मेरे बिहेवियर और बायोमेट्रिक में आ गई। और एसेट्स मतलब आइटम्स जो कि मैं ओन करता हूँ मैं वहाँ पे, जैसे मेरा घर हो गया या फिर मेरे डिजिटल गुड्स हो गए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये है अवतार का कंपोनेंट, राइट। अब आता है दोस्तों सोशल इंटरेक्शन। वही बात है कि मेटावर्स जो है स्पेशल ऑडियो, बॉडी लैंग्वेज, ये सबको और मोशन ट्रैकिंग को अनेबल करता है, जिससे हमें बेसिकली पीपल जिस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में वो इम्प्रूव हो पाए। एथिक्स, प्राइवेसी एंड डिजिटल वेलबिंग, इसका मतलब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होती हैं, जैसे मेरा जो बायोमेट्रिक डेटा है, मतलब मेरा मोशन का डेटा, मेरे आंखों का डेटा, मेरा जो वॉइस का डेटा, वो सारी चीज़ें, बॉडी मूवमेंट, वो सारे कौन ओन करता है। अगर कैसे हम अपने इमर्सिव स्पेस मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट में हैरेसमेंट को प्रिवेंट करें, कैसे अपने आइडेंटिटी को कंट्रोल करें, और ओवर यूज़ ऑफ द मेटावर्स को हम, क्योंकि लोगों को ना बेसिकली अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, या वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू रियल वर्ल्ड। तो वो जो रिस्क ऑफ ओवर यूज़ है या फिर एडिक्शन है, उसको कैसे हम ख़त्म करें, बिकॉज प्राइवेसी इन द मेटावर्स इज़ मोर सेंसिटिव दैन द वेब, बिकॉज बॉडीज, गेज, वॉइस एंड इमोशन आर ट्रैक्ड कंटिन्यूसली। अब दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड मेटावर्स वर्सेस वेब 3.0। मेटावर्स और वेब 3.0 क्या होता है। देखो वेब 1.0 बेसिकली क्या होता था, ऐसा हमारा टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़र जो है ऐसे वेबसाइट जबकि बस जो यूज़र है वो सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करता था, रीड करता था, कुछ लिख नहीं सकता या फिर कोई पोस्ट नहीं कर सकता। वेब 2.0 में हम लोग पोस्ट भी कर सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं, बट जो डेटा है, जो भी कंटेंट है, वो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कंटेंट, बट प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करिए, जैसे इंस्टाग्राम है ना, वो वेब 2.0 है। दैट इज़ बेसिकली हम उसमें कंटेंट डाल रहे हैं, तो इंस्टाग्राम उन सब चीज़ों को डेटा को ट्रैक कर रहा है, स्टोर कर रहा है, बट प्लेटफॉर्म ओन द डेटा। बट वेब 3.0 क्या होता है दोस्तों, हम रीड राइट खुद से करेंगे और डेटा को भी हम खुद ओन करेंगे वाया डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जिसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो यूज़र ओन देयर डेटा ब्लॉकचेन बेस्ड, ठीक है। मेटावर्स क्या होता है, इमर्सिव वर्चुअल वर्ल्ड, है ना। तो वेब 3.2 डिसेंट्रलाइज्ड होता है। टेक यहाँ पे VR AI यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम ब्लॉकचेन या फिर डी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। रियल टाइम होता है, ये पीयर टू पीयर होता है। ये सारे हमारे डिफरेंसेस हैं, आप उसको देख सकते हो। वही बात है, मेटावर्स में हम ब्लॉकचेन का कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बेसिकली ब्लॉकचेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, जिसमें हम अपने डेटा को ब्लॉक्स में स्टोर करके रखते हैं, जो कि क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड होता है एक दूसरे के साथ, और अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं तो सारे जो चेन है वो बिगड़ जाता है। तो डेटा इज सिक्योर, कांट बी टेम्पर्ड एंड इम्यूटेबल, मतलब डेटा चेंज नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हम मेटावर्स में डालेंगे, जिससे डेटा जो है हमारी
यूज़र की डिसेंट्रलाइज्ड वे में रहे और हमारा यूज़र का डेटा है इन द मेटावर्स सिस्टम इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट वो भी सिक्योर होकर रहे। यहाँ पे हम जो है क्या कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटावर्स में जो भी पेमेंट्स हो रही है, मेटावर्स में जो भी पेमेंट्स हो रही है वो हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम अगर कोई कंडीशन रहती है, अगर वो कंडीशन फुलफ़िल होती है तभी जाके वो पेमेंट हमारे पास होता है। जैसे अगर मेटावर्स में जो भी पेमेंट्स या वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो भी पेमेंट्स हो रही है उसके लिए हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन का जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटावर्स बेसिकली एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, 3D वर्ल्ड प्रोवाइड करता है। वेब 3.0 जो है वो ओनरशिप ब्लॉकचेन प्रोवाइड करता है। ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं बट कनेक्टेड हैं, बट कहीं ना कहीं वो दोनों कनेक्टेड हैं। हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर मेटावर्स के अंदर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेटावर्सेस के बारे में। टाइप्स ऑफ मेटावर्स दोस्तों हमारे पास बाय गवर्नेंस और बाय यूज़ केस हमारे पास होता है। अगर गवर्नेंस की बात करूँ तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, कोई एक कंपनी होती है तो वो कंपनी जो है वो कंट्रोल करती है सारी चीज़ों को, उनका डेटा जो है वो सारा वही ओन करता है। मतलब हम प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे और सारा डेटा जो है वो एक कंपनी के पास रहेगा, तो सेंट्रलाइज्ड हो गया। ऐसे रोबोलॉक्स हो गया, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, कोई सिंगल ओनर नहीं होता। हम लोग यहाँ पे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं, डाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसेट जो है हम यूज़र जो है वही एसेट को ओन करता है और डिसीजन जो है वो कलेक्टिवली हम लेते हैं, ठीक है। अब यूज़ केस के हिसाब से हमारे पास गेमिंग, सोशल, एंटरप्राइज, एजुकेशन, रिटेलर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल वगैरह वगैरह होता है। गेमिंग में मतलब हमारे पास रोबोलॉक्स, प्ले फर्स्ट ये आ गए जो कि गेम्स में फोकस करते हैं। सोशल मतलब हैंग आउट, हॉराइजन वर्ल्ड, सोशल इंटरेक्शन के लिए जो मेटावर्स हमारे पास बने हुए हैं। एंटरप्राइज के लिए हमारा वर्चुअल ऑफिसेज, मीटिंग, ये सारे हमारे पास हैं। एनवीडिया ओमनीवर्स जो कि बिजनेसेस में यूज़ होता है। एजुकेशन जैसे VR क्लासरूम्स, वर्चुअल क्लासरूम्स वगैरह जो कि इंटरैक्टिवनेस बढ़ाता है। रिटेल में वर्चुअल स्टोर फ्रंट्स जो कि वर्चुअल शॉपिंग हमारे पास जो शॉप्स होती हैं। हेल्थ केयर में हमारा मेडिकल सिमुलेशन, वर्चुअल थेरेपी, वर्चुअल AR सर्जरी, ये सारी चीज़ें। इंडस्ट्रियल में डिजिटल ट्विन्स, फैक्ट्री सिमुलेशन वगैरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो बाय यूज़ केस और बाय गवर्नेंस हमारे टाइप्स ऑफ मेटावर्स ये होते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसी इन द मेटावर्स। क्रिप्टो करेंसी इन द मेटावर्स हमारे पास क्या होता है, मेजर रोल प्ले करता है वर्चुअल इकोनॉमी। मतलब मेटावर्स के अंदर जो इकोनॉमी है उसको अनेबल करने के लिए हमारा क्रिप्टो करेंसी इन मेटावर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। क्यों? बिकॉज हमने क्या बोला कि प्राइवेसी और पूरा जो हमारे एसेट्स हैं उसको सिक्योर रखने के लिए, हमारे बायोमेट्रिक को सिक्योर रखने के लिए हम मेटावर्स में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्लॉकचेन जो है वो बेसिकली पेमेंट कैसे लेता है, क्रिप्टो करेंसीज में से, है ना। तो इसीलिए हम मेटावर्स में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रिप्टो जो है वो प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है हमारे मेटावर्स के अंदर। डिसेंट्रलाइज्ड ओनरशिप होता है। ब्लॉकचेन गिव्स जो है यूज़र को फुल कंट्रोल टू ओन द एसेट्स। जो भी उनका सामान है उनका पूरा जो है हक होता है, उनका पूरा जो है कंट्रोल होता है, क्योंकि हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। NFTs एंड डिजिटल ओनरशिप हम क्या करते हैं, यूनिकनेस और ओनरशिप को यहाँ पे ऑथेंटिकेट करते हैं यूजिंग दी हमारे ब्लॉकचेन। और हम जो है हर एक चीज़, वर्चुअल करेंसी, लैंड, गुड्स, हर चीज़ को हम टोकनाइज्ड कर देते हैं और ट्रेडेबल कर सकते हैं। मतलब बेचने लायक हम बना देते हैं और टोकनाइज्ड करते हैं। टोकनाइज मैं बताऊँगा क्या होता है। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, ट्रांसपेरेंसी, इम्यूटेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम करते हैं। और मोनेटाइजेशन एंड इंसेंटिव, बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज़र जो है वो क्रिप्टो को अर्न कर सकता है बाय कंटेंट क्रिएशन या फिर पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे, वही बात है क्रिप्टो करेंसी कैसे फ्लो हो रहा है दोस्तों। यूज़र जो है वो बेसिकली क्या करेगा, फंड करेगा क्रिप्टो वॉलेट, स्पेंड करेगा वर्चुअल मार्केट प्लेसेस में, जो भी वो पैसा खर्च करेगा बाय और सेल करेगा। फिर वो NFT या डिजिटल एसेट को ट्रेड कर सकते हैं और वापस क्रिप्टो वॉलेट को, ऐसे साइकिल चलता रहेगा। तो दिस इज़ हाउ द मनी या फिर जो क्रिप्टो है वो फ्लो होता है हमारे मेटावर्स के अंदर। नाउ वर्चुअल करेंसी हमारे पास प्लेटफॉर्म करेंसी होता है जो कि सेंट्रलाइज्ड होता है, ब्लॉकचेन बेस्ड नहीं होता। जैसे रोबक्स हो गया, ये जो है हमारा कंपनी से कंट्रोल होता है, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ, क्रिप्टो करेंसी वहाँ पे क्या था, प्राइमरी करेंसी, है ना। वहाँ पे क्या था हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, प्लेटफॉर्म करेंसी। तो वो हमारा प्लेटफॉर्म से कंट्रोल होता है। बट अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ तो यूज़र ओन्ड होता है, ब्लॉकचेन बेस्ड होता है और ट्रांसफरेबल होता है। टोकेनॉमिक्स क्या होता है, टोकन्स जो है वो डिज़ाइन और यूज़ कैसे होते हैं उसी को हम टोकेनॉमिक्स बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कितने टोकन्स एग्जिस्ट करते हैं, हम सप्लाई ऑफ द टोकन्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं जिससे वैल्यू इंक्रीज़ हो पाए, यूज़र जो है किस तरीके से टोकन्स को अर्न कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम टोकेनॉमिक्स में करते हैं। अब आता है वॉलेट एंड गैस फीस। वॉलेट जो है जैसे मेटामास्क हो गया,
हमारे पास, या फिर हमारा पैंथम हो गया, ये सारे वॉलेट होते हैं जो कि हमारे कीज़ कुछ होती हैं वो होल्ड करके रखती है, जिससे हमारा जो एसेट है वो हम स्टोर करके रख पाए। अगर हमारा की खो गया तो हमारा एसेट भी लूज़ हो जाएगा या फिर खो जाएगा। गैस फी क्या होता है, जब भी दोस्तों हम ब्लॉकचेन में कोई पेमेंट करना चाहते हैं या ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो हमें जो है बेसिकली एक माइनिंग करनी पड़ती है, राइट। तो उसमें हमें एक ट्रांजैक्शन फ़ी देना पड़ता है और ट्रांजैक्शन फ़ी को ही हम गैस फीस बोलते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन एंड नेटवर्क डिमांड कितना है। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों NFTs के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। NFTs हमारे पास क्या होती हैं, पहले हम समझ लेंगे फंजिबल और नॉन फंजिबल क्या होता है। फंजिबल का मतलब दोस्तों होता है इंटरचेंजेबल, मतलब बेसिकली रुपीज़ जो 5 है, इंटरचेंजेबल हमारे पास कभी नहीं हो सकता, बेसिकली 5 रुपये 5 ही रहेगा। नॉन फंजिबल का मतलब होता है यूनिक नहीं होता। जैसे क्रिकेट कार्ड वैल्यू जो है वो एडिशन प्लेयर पे डिपेंड करेगी, है ना, एडिशन पे या फिर प्लेयर पे डिपेंड करेगी, तो दैट इज़ यूनिक, है ना। कभी भी नॉट इंटरचेंजेबल, है ना, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। नॉन फंजिबल का मतलब होता है दैट इज़ नॉट चेंजेबल या फिर नॉट इंटरचेंजेबल, वो डिपेंड करता है हमारे किसी पर्टिकुलर चीज़ पे। तो NFT क्या होता है, अ नॉन फंजिबल टोकन इज़ अ ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप फॉर अ यूनिक एसेट। अगर आपके पास कोई एक यूनिक एसेट है, जैसे मान लो आपका कोई डिजिटल आर्ट हो गया जो आपने खुद बनाया है, आपके लिए यूनिक है, पेटेंटेड है, वर्चुअल लैंड हो गया, गेम आइटम्स हो गए, ये सारी चीज़ें दोस्तों यूनिक एसेट है जो आपकी है। आप उसको सर्टिफाई कर सकते हो यूजिंग द ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NFT बोलते हैं। तो डिजिटल ओनरशिप सर्टिफिकेट स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन इज कॉल्ड हमारा NFT। ये जो है हम माइनिंग के द्वारा मेटाडेटा को बेसिकली NFT कैसे बनता है, माइनिंग से बनता है। ब्लॉकचेन के आर्किटेक्चर के ऊपर हम माइन करते हैं तो हमारा NFT बनता है, और हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क में हम इसका मेटाडेटा को स्टोर करके रखते हैं। अगर सिंगल NFT बनाता है तो ERC 721 ईथरम हम यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। अगर मल्टीपल NFTs हैं तो ERC 1155 हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे NFTs के। यूनिकनेस, सबसे पहली बात तो हर एक टोकन जो है उसका डिस्टिंक्ट आइडेंटिफायर होना चाहिए, मतलब ईच NFT जो है वो डिफरेंट होता है। इनडिविजिबिलिटी, इसका मतलब कोई भी टोकन जो है या फिर हम लोग NFT को स्मॉलर पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल सर्टिफाइड और यूनिक एसेट है, डिजिटल एसेट। ओनरशिप, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड जो है वो वेरीफाई करती है हमारे ओनरशिप को, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड जो भी हम ब्लॉकचेन के ऊपर कर रहे हैं। रेयरिटी, मतलब बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं जिससे रेयर हो पाए और वो NFT जो है वो तभी यूज़ हो पाए या फिर हम उस NFT को बाय या सेल कर पाए यूजिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांसपेरेंसी, सारे ट्रांजेक्शन विजिबल होने चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी, इसका मतलब हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म में अपने NFTs को यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से NFT वर्क करता है, हमारे पास हम अपने डिजिटल एसेट, आर्ट वगैरह, जो भी हमारा लैंड वगैरह उसको हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम एक मेटाडेटा में ऐड कर देते हैं, मेटाडेटा ऐड और ID हमें मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, साइन द ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन। अगर वो ट्रांजैक्शन हमारा वैलिड है तो हम क्या करेंगे, NFT मिंट होगा। इसका मतलब हम NFT को ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट प्लेस में लिस्ट कर सकते हैं बेचने के लिए। अगर मान लो कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके लिए ही वो ट्रांजेक्शन फेल हुआ या फिर पास हुआ, उसके लिए हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ओनरशिप को हम ट्रैक कर पाए और ट्रांसफ़र को एनेबल कर पाएँ। हिस्ट्री ऑफ NFTs, पॉपुलर NFT प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें कुछ थ्योरी हैं, तो मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके बहुत कम चांसेस है कि ये आए, ठीक है। देन हमारे पास वही आता है एप्लीकेशन ऑफ NFTs, डिजिटल आर्ट, गेमिंग्स, वर्चुअल मीडिया, वर्चुअल लैंड, कलेक्टिबल्स, फैशन, हर जगह जो है हम NFT का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा एक यूनिक है जिससे हम ये दर्शा सकें कि ये मेरा सामान है। तो ये हम वर्चुअल वर्ल्ड में किस तरीके से करें यूजिंग दी NFTs, राइट। यूज़ केसेस इन प्रैक्टिस, इवेंट टिकट, इन गेम आइटम्स अगर ख़रीदना है तो इन सब के NFTs हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स हमारे पास, प्रिवेंट ओनरशिप, प्रूवन ओनरशिप, क्रिएटर रॉयल्टीज़, फ्रॉड रेसिस्टेंट। हमारे पास ओनरशिप और कॉपीराइट के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे नहीं होता। ओनरशिप का मतलब कॉपीराइट नहीं होता, ओनरशिप मतलब मेरा खुद है। प्राइस वोलेटिलिटी, टेक्निकल बैरियर्स, ये सारे कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे NFTs की। NFT सिक्योरिटी, बेसिकली दोस्तों NFT जो है वो हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में रहता है, इसीलिए हम लोग इसको बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए हमें ऑथेंटिकेशन और जो हमारा बेसिकली सिक्योरिटी को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो यहाँ पे एक NFT अटैक हुआ था, निफ्टी गेटवे 2021। इसमें अटैकर्स ने बहुत पैसा जो है चुरा लिया था बेस्ड ऑन ड्यू टू वीक यूज़र ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दैट इज़ MFA नहीं था उस टाइम। तो इसीलिए हमने लेसन लर्न किया कि हमें अब जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके रखना है अपने टेक्नोलॉजी में, ठीक है। वाई NFT पॉपुलर, फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे फेमस वो हुआ था।
अब दोस्तों हम बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मेटावर्स इन एजुकेशन। मेटावर्स इन एजुकेशन दोस्तों किस तरीके से काम करता है, बेसिकली हम मेटावर्स का रोल अपने एजुकेशन में देखने वाले हैं। ट्रेडिशनल जो लर्निंग होता था उसमें हम क्या करते थे, रीडिंग, वॉचिंग, ये सारी चीज़ें, वीडियो वॉच कर लो जो आप कर रहे हो अभी, या फिर मान लो कोई पढ़ा रहा है तो ब्लैक बोर्ड से देख के हमने पढ़ लिया। बट मेटावर्स का यूज़ करके हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, न्यू वे ऑफ लर्निंग को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, जिसमें एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, मेमोरी रिटेंशन हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो देख सकते हो हमारा एक टीचर रहता है जो कि 3D कंटेंट है, टीचर हमारा सिमुलेशंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टीचर से कोई भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, जिसमें स्पेशल ऑडियो, कोलैबोरेटिव वाइट बोर्ड, VR लैब्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि टीचर से पढ़ रहे हैं इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट या फिर वर्चुअल क्लासरूम। अब सिमुलेशन एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस डेंजरस टास्क सेफली। अगर मान लो ऐसे कोई केमिकल्स के मेरे पास एक्सपेरिमेंट करना है, या फिर मान लो सर्जरी करनी है, एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस है, इन सबको सीखना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिमुलेशन और कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं, जिसमें मैं जो है सेफली, क्योंकि मैं तो वर्चुअल एनवायरनमेंट हूँ तो मेरे को तो नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो अगर मेरे को सीखना है तो इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट आई कैन यूज़ द डिवाइसेस एंड द यूजिंग द मेटावर्स टेक्नोलॉजी आई कैन लर्न विदाउट गेटिंग हर्ट, है ना। स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस डेंजरस टास्क सेफली। पर्सनलाइज लर्निंग, हम अगर मान लो जैसे आप, हर बच्चा जो है, हर स्टूडेंट जो है वो अलग होता है, एंड बेसिस ऑन द लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ हिम और हर, है ना, वो क्या कर सकता है, अपना परफॉर्मेंस या फिर अपना कंटेंट जो भी वो पढ़ रहा है उसको एडजस्ट कर सकता है। तो हम लोग अपना जो लर्निंग कंटेंट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इसके लिए हमारे पास ईलेम फ्रेमवर्क आता है, ई लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल, जो कि बेसिकली हमारे पास कैसे लर्निंग जो है मेटावर्स में वर्क करती है वो ये बताता है। ये एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे लर्नर्स, कंटेंट, पेडागोजी, टेक्नोलॉजी इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, जिससे लर्निंग आउटकम्स हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ। ईलेम ऑल्सो स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस, लर्निंग, एंगेजमेंट एंड मास्टरी। तो ये किस तरीके से मेटावर्स में लर्निंग काम करता है वही बताता है। लर्नर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे स्टूडेंट प्रोफाइल हो गया, जिसमें लर्निंग स्टाइल हो गया, कंटेंट जैसे टेक्स्ट हो गया, 3D मॉडल, सिमुलेशन वगैरह, पेडागोजी मतलब टीचिंग मेथड्स क्या क्या है, टीचर, टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, AR VR AI जो भी हमारे पास है। तो ये हो गया हमारा 4 पिलर्स ऑफ द ईलेम फ्रेमवर्क, ठीक है। ईलेम जो लर्निंग लूप मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस, इमर्सिव VR का हम इस्तेमाल करेंगे, लर्निंग, एडेप्टिव AI का इस्तेमाल करेंगे, एंगेजमेंट, गेमिफिकेशन और मास्टरी मतलब असेसमेंट हम करेंगे। ईलेम का सब्जेक्ट एप्लीकेशन जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस, एनवायरनमेंट एंड लैंग्वेज, हर जगह हम ईलेम मतलब ई लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लैंग्वेज लर्निंग इन मेटावर्स क्या होता है, वर्चुअल कल्चरल एनवायरनमेंट्स, रोल प्लेइंग सिनेरियोज, लैंग्वेज क्वेस्ट, AR लैंग्वेज ओवरले। लैंग्वेज लर्निंग मतलब कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज मेरे को सीखना है तो मैं किस तरीके से मेटावर्स का इस्तेमाल करके लैंग्वेज को सीख सकता हूँ, तो वो इसके तरीके हैं। ऑल्सो मेटावर्स जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, बेसिकली सेफ प्रैक्टिस और रियलिस्टिक सिमुलेशन के लिए और AI फीडबैक को यूज़ करके हम वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। सबसे पहले ऑनबोर्डिंग एंड सेफ्टी, इक्विपमेंट सिमुलेशन, टास्क और क्वेस्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, टास्क को परफॉर्म करेंगे। अगर मान लो हम पूरे इस कोर्स में पास होते हैं तो हमें एक वर्चुअल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर मान लो पास नहीं होते तो रिव्यू और रीट्राई वापस से हम करते हैं। तो ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकता है जिससे हम अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं यूजिंग द मेटावर्स। अब आता है दोस्तों, मेटावर्स में लर्निंग को और एनहांस करने के लिए हम उसमें गेमिफिकेशन डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं, PBL QRA से, PBL QRA इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, गेमिफिकेशन डाल सकते हैं अपने मेटावर्स के ई लर्निंग प्लानिंग के अंदर। PBL QRA क्या होता है, हम बेसिकली गेम लाइक स्ट्रक्चर जैसे पॉइंट्स, बैजेस, लीडर बोर्ड्स, क्वेस्ट, रिवॉर्ड्स, अवतार, ये सब को इंक्लूड कर सकते हैं, कोर गेमिफिकेशन एलिमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने लर्निंग के अंदर, जिससे हमें लर्निंग मोटिवेशन इंक्रीज़ हो पाए और अपना जो पढ़ाई है ना वो थोड़ा फ़न के साथ हम कर पाएँ। थोड़ा ई लर्निंग जो है बेसिकली हमारा फ़न की तरह हम चीज़ों को बहुत ही ईजिली, बहुत ही मज़ेदार वे में सीख पाएँ। तो इसलिए हम गेमिफिकेशन मेटावर्स लर्निंग करते हैं। रिटेंशन रेट का ये छोटा सा फॉर्मूला है तो आप इसको याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, मैंने डाल दिया है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ कहाँ दोस्तों हम गेमिफिकेशन डाल सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कोडिंग चैलेंजेस, हैकाथॉन वगैरह में, कोड कॉम्बैट वगैरह में हम डाल सकते हैं अपने गेमिफिकेशन को। प्रोफेशनल बैजेस वगैरह जैसे मास्टर इलेक्ट्रिशियन, ये सब जो है वोकेशनल ट्रेनिंग में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
फिर आता है लर्निंग आउटपुट आउटकम मेजरमेंट, इसका मतलब प्री पोस्ट टेस्ट गेन। इसका मतलब दोस्तों पहले कैसा मेरा आउटकम था, अब कोई कोर्स करने के बाद, लर्निंग करने के बाद, मेटावर्स के बाद कितना मेरा जो है फ़ायदा हुआ है, गेन हुआ है, क्विज कोर्स, यूज़र सेटिस्फेक्शन, इन सब से हम लोग लर्निंग आउटकम लेते हैं। देन दोस्तों आता है हमारा वर्चुअल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपने अगर दोस्तों लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सुना होगा, दैट इज़ बेसिकली जैसे हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे हमारे फिजिक्स वाला हो गया, अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। अब जहाँ पे वो अपने कोर्सेज़ को जो है लिस्ट करते हैं, या फिर जहाँ पे वो कोर्सेज़ जो है हम उनके कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ते हैं, वो सारे वेबसाइट को हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे उनकी वीडियोज़ रहती हैं, लेक्चर्स रहते हैं, DPPs रहते हैं, मान लो असाइनमेंट्स रहते हैं, अलग अलग चीज़ें रहती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को जब हम 3D या फिर VR वर्चुअल रियलिटी में, वर्चुअल एनवायरनमेंट में ले आते हैं फॉर अ मोर रिलायबल एंड मोर एक्सपीरियंस्ड बेसिकली लर्निंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ VLMS। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जब वर्चुअल रियलिटी या फिर मेटावर्स को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, वर्चुअल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। क्यों करते हैं, जिससे हम यूज़र्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएँ, कोर्सेज, असाइनमेंट और एनालिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से दे पाएँ और बहुत ही ज़्यादा क्या कर इंटरेक्टिव बना पाएँ। ये जो है हमारा VLMS जो है वो क्या सपोर्ट करता है, 3D एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, अवतार वगैरह का इस्तेमाल करता है, रियल टाइम इंटरेक्शन, AR/VR लर्निंग को इंक्लूड करता है, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। अब ये जो VLMS है उसमें एक स्ट्रक्चर्ड लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हो, क्लाउड, CDN, एज कंप्यूटिंग वगैरह वगैरह, डेटा आपकी जो यूज़र डेटा, कोर्स कंटेंट, ये सब जो आप स्टोर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर लर्निंग इंजन, बेसिकली अडेप्टिव AI का इस्तेमाल कर रहे हो, असेसमेंट, गेमिफिकेशन वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। सर्विस आप क्या क्या दे रहे हो, ऑथेंटिकेशन, कंटेंट, लॉगिन, चैट वगैरह, जो भी जितना भी सब एनालिटिक्स वगैरह है वो हो गया। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है डिवाइसेस जो आप यूज़ करो, जैसे AR/VR हो गया हमारा डिवाइस है ना, वेबसाइट हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वो सारी चीज़ें। अब AR/VR इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, यूजिंग VR हेडसेट, AR ग्लासेस, ये सारी चीज़ें। AI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग को स्टोर कर पाएँ। AI यूजेस स्टोर्ड डेटा, जो कि हम AR/VR वगैरह से जो स्टोर डेटा, हमारे पास डेटा को हम स्टोर करते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम अपने लर्निंग को पर्सनलाइज्ड कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास यहाँ पे एनालिटिक्स डैशबोर्ड, वही बात है कि हमारे पास टीचिंग और जो है परफॉर्मेंस को कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, उसके लिए हम डैशबोर्ड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यूज़र जो है, स्टूडेंट्स जो है, उनको प्रॉपर जो है वो फैसिलिटी मिले। अब आता है VLMS गेमिफिकेशन, वही बात है, XP लेवल बैजेस, क्यू, जो मैंने आपको बताया था ना, PBL QRA यहाँ पे बताया था शायद आप, कहाँ, यहाँ रहा, PBL QRA, वही हम यहाँ पे भी अपने VLMS में भी डाल सकते हैं, राइट, सॉरी। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी इन सर्जरी, मतलब AR इन सर्जरी। दोस्तों AR मतलब मेटावर्स का इस्तेमाल अगर मैं सर्जरी में करूँगा, तो हम AR का यूज़ करके हम हेल्थ केयर मतलब सर्जरी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाउ, बेसिकली दोस्तों हम क्या करते हैं, AR ओवरलेस मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब मेटावर्स जो है, ओवरले 3D मॉडल्स हम क्या करते हैं, MRI या फिर CT स्कैन का 3D मॉडल बनाते हैं और डायरेक्टली ऑन टू द पेशेंट हम उसको यूज़ करते हैं। तो सर्जन जो है उसको बिना किसी काट कुटाई करे, मतलब ऑपरेशन करके, बिना ऑपरेशन करे वो जो है बॉडी के अंदर देख सकता है और विजुलाइज कर सकता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे वो बहुत प्रिसाइजली काम कर पाए। इसके बेनिफिट क्या है, मोर प्रिसाइज ऑपरेशंस, बेटर विजुअलाइजेशन, रियल टाइम गाइडेंस, फास्टर सर्जरी, फ्यूअर एरर्स एंड रिमोट एक्सपर्ट सपोर्ट, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे कि AR overlays 3D digital models from MRI, CT scan onto the real surgical field in the real time, giving surgeons enhanced visualization, navigation, decision support without looking away from the patient। ये पूरा इसका फ्लो होता है। प्री ऑपरेशन में क्या होता है, पोस्ट ऑपरेशन हमारा असेसमेंट क्या होता है, एंड ड्यूरिंग द असेसमेंट हमारे पास किस तरीके से काम करती है, AR का क्या रोल है। तो ये हमारा हो गया। अब ट्रेनिंग सिमुलेशन के लिए भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर जो है वो पहले तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में वर्चुअल पेशेंट में प्रैक्टिस करेगा ऑपरेशन को, उसके बाद जाके हमारा रियल ऑपरेशन करेगा, जिससे उसका एक परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छा हो पाए, एनहांस हो पाए, सिमुलेट कॉम्प्लिकेशन सेफर और रिपीटेबल हमारे पास होता है। ये कुछ उसके एक्यूरेसी और एरर रिडक्शंस फॉर्मूलेज हैं। करेक्ट स्टेप्स अपॉन में टोटल स्टेप्स इन 200, एरर बिफोर, एरर आफ्टर, एरर बिफोर इन 200, ये सारे मेट्रिक्स हैं जो कि बेसिकली एरर रिड्यूशन के हमारे पास होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब दोस्तों AR इन सर्जरी केस स्टडीज़ क्या क्या हो सकती है। AR का जो सर्जरी है उसमें कहाँ कौन से स्पेशलिटी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यूरो सर्जरी में हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम नर्व्स का बेटर विजुअलाइजेशन कर पाएँ। ऑर्थोपेडिक में हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम एक्यूरेट इम्प्लांट प्लेसमेंट कर पाएँ। कार्डियक जो होता है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम हार्ट जो है प्रोसीजर्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ। स्पाइनल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं जैसे स्क्रू जो लगाते हैं हम स्क्रू स्पाइनल वगैरह में, स्पाइनल में जो स्क्रू लगाते हैं उसको इम्प्रूव वे में लगा पाएँ। अब AR टेलीमेडिसिन फॉर अंडर सर्व्ड रीजन, जैसे डॉक्टर जो है वो क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है रिमोट सर्जरीज़। मतलब बेसिकली अगर मान लो कि रूरल जो गांव वगैरह होती हैं वहाँ पे अगर दोस्तों हम मेटावर्स का यूज़ करें तो वहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर तो आ नहीं सकता, मान लो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो कि बहुत भयंकर कोई बीमारी हुई है, डॉक्टर आ नहीं पा रहा, तो यूजिंग द AI मेटावर्स व्हाट दे कैन डू, डॉक्टर जो है रिमोट सर्जरीज़ कर सकती हैं या फिर एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं जिससे जो है कनेक्टिविटी बेसिकली अपॉर्चुनिटी, वही बात है इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगर हमें करना है तो ये यूज़ हो सकता है। बट इसमें नुकसान क्या है, कनेक्टिविटी लॉस हो सकती है, ट्रेनिंग चाहिए, लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे बैरियर आ सकता है। अब आता है यहाँ पे मेटावर्स मार्केटिंग ज्वेलरी केस स्टडी। इसका मतलब क्या होता है, ज्वेलरी में मेटावर्स का क्या रोल है। वर्चुअल ज्वेलरी स्टोर डिज़ाइन, यहाँ पे दोस्तों हम ज्वेलरी का कोई भी ज्वेलरी का दुकान है तो वो किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे हम मार्केटिंग फनल का यूज़ करते हैं। ब्रांड जो है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड इवेंट डिजिटल प्रोडक्ट अपना बनाता है और अवतार का भी यूज़ करता है जिससे वो इन्फ्लुएंस कर पाए कि बेसिकली इन्फ्लुएंसर का यूज़ करके वो अब कोई भी अवतार होगा जो कि इन्फ्लुएंसर होगा उसका यूज़ करके हम अपने ब्रांड को बढ़ा सकते हैं मेटावर्स के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब वही बात है कि अगर केस स्टडी हमारे पास एक ज्वेलरी स्टोर है उसका केस स्टडी हमें बताना है कि मेटावर्स का किस तरीके से, मेटावर्स का यूज़ करके हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं कोई भी ज्वेलरी दुकान का। तो सबसे पहले तो हम VR शोरूम्स बनाएंगे, मतलब वर्चुअल रियलिटी शोरूम्स होगा, 360 व्यू वाला हमारा पूरा शोरूम होगा पूरा एम्बियंस के साथ। वर्चुअल ट्राई ऑन होगा जिसमें हम ज्वेलरी को ट्राई ऑन कर सकते हैं AR का इस्तेमाल करके। इंटरेक्टिव डिस्प्ले होगा जिसमें पूरा शो पीस होगा, पूरा ज्वेलरी वहाँ पे लगा होगा, वो सारी चीज़ें। गेमिफाइड शॉपिंग मतलब सोशल शॉपिंग, अच्छी तरीके से हम जो है कस्टमर को बैजेस या डिस्काउंट्स वगैरह सब कुछ दिखेगा। सोशल शॉपिंग हम कर सकते हैं, डिजिटल बाय हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्राई ऑन कर सकते हैं। और वर्चुअल पर्सनल शॉपर्स मतलब AI रिकमेंडेशन भी हम देंगे उस पर्टिकुलर यूज़र को यूजिंग द AI रिकमेंडेशन, जिससे वो ट्राई कर पाए अलग अलग हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे NFT इंटीग्रेशन इन ज्वेलरी, हाँ NFT का कैसे हमारे पास ज्वेलरी ब्रांड में कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी, रीसेल रॉयल्टीज़ और वगैरह वगैरह के लिए हम NFT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कुछ टॉपिक है जैसे सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटेजी। सोशल मीडिया का कैसे हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया वही चीज़ कि हम अवतार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक अवतार बना दूंगा, वो अवतार जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा, मेरा मार्केटिंग करेगा मेरे ब्रांड का, मेरे ज्वेलरी शॉप का, जिससे हमारे पास क्या बढ़े, हमारा सेल्स बढ़ पाए। अब दोस्तों आता है हमारा एग्रीकल्चरल मेटावर्स। ये क्या होता है, मेटावर्स जो है उसका टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें फार्मिंग में। अ फार्म गेट्स अ डिजिटल ट्विन, मतलब एक हम क्या करेंगे पूरे फार्म का एक डिजिटल ट्विन बना देंगे, एक डिजिटल मॉडल बनाएंगे, एक वर्चुअल मॉडल जो है एक रियल फार्म का हम बना देते हैं। उसमें हम मेटावर्स का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मर जो है वो अपने डिसीजंस को बेसिकली जो फार्म के अंदर डिसीजन वो अप्लाई करता है, उसको अप्लाई करने से पहले वो इस वर्चुअल वर्ल्ड के जो फार्म है उसमें अप्लाई करके देखिएगा। अगर सब कुछ सही चला तो फिर वो असली वाले फार्म में करेगा। तो उसके लिए हम क्या, एक एग्जांपल है स्मार्ट फार्मिंग पाइपलाइन। इसमें हम IoT सेंसर, सैटेलाइट और वेदर API वगैरह का यूज़ करके अपने ML मॉडल्स में डालेंगे। मेटावर्स का डैशबोर्ड होगा, उसमें हम देखेंगे कि क्या चल रहा है। अगर सब कुछ सही होता है तो फिर असली में रियल वर्ल्ड में हम एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर स्मार्ट फार्मिंग, IoT, सैटेलाइट, ML वगैरह यूज़ करके हम मेटावर्स में भी डाल सकते हैं। की यूजर्स बेसिकली मेटावर्स में क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, सॉइल मॉनिटरिंग, फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग, क्रॉप हेल्थ, यील्ड प्रोडक्शन, प्रिसीजन फार्मिंग, इन सब में हम अपने मेटावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, वही बात है हमारे पास यहाँ पे यील्ड प्रोडक्शन मॉडल्स एस्टिमेट आउटपुट Y एज फंक्शन ऑफ सॉइल, वाटर, टेम्परेचर एंड फर्टिलाइजर वेरिएबल्स फिटेड यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। मतलब बेसिकली ML मॉडल का यूज़ करके हमारा कैसे फ़ायदा हो रहा है और मेटावर्स का यूज़ करके किस तरीके से हम अपना वर्चुअल वर्ल्ड में अपना डिसीजन लेकर या फिर ऑब्जर्व करके हम रियल वर्ल्ड में डिसीजन ले सकते हैं। फिर आता है दोस्तों वर्चुअल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस। फार्मर जो है वो ग्लोबली अपना जो भी कंटेंट है, बेसिकली जो भी एसेट है, मतलब फार्म का जो भी खेत में जो उसका आउटपुट आ रहा है, जैसे हमारे पास गेहूं है, खेत मतलब जो भी खेत है या फिर जो भी उसका
एसेट है, डिजिटल एसेट है या फिर एसेट है, फार्मर उसको बेच सकता है ब्लॉकचेन में, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है ट्रस्टवर्दी होता है, इम्यूटेबल होता है। फार्मर जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर सकता है पेमेंट्स वगैरह के लिए, जिससे हमारा उसका भी फ़ायदा हो, ट्रस्ट बढ़े और जो है एफिशिएंट परफॉर्मेंस आए, राइट। देन रूरल एग्रीकल्चरल एजुकेशन, इसका मतलब बेसिकली वर्चुअल ट्रेनिंग और एक्सपर्ट इंटरेक्शन हम वर्चुअल रूरल एरियाज़ में भी दें, जिससे वहाँ पे एग्रीकल्चरल एजुकेशन की ज़्यादा बात बढ़ पाए। नाउ की एआई टेक्नोलॉजीज़ इन द मेटावर्स, आपको पता ही है कि अलग अलग एआई के फील्ड्स है, जैसे मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एनएलपी या एलएलएम्स हो गया, जनरेटिव एआई हो गया एंड हैप्टिक टच एआई हो गया। तो मशीन लर्निंग बेसिकली दोस्तों प्रेडिक्शन के लिए, एक्यूरेसी, प्रिसीजन वगैरह के लिए, रिकमेंडेशन के लिए। कंप्यूटर विजन जो है फेशियल एक्सप्रेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह के लिए हम कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है लाइव वॉइस चैट, रियल टाइम ट्रांसलेशन वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और हैप्टिक फीडबैक बेसिकली एक जो हम मेटावर्स में एआर का इस्तेमाल करते हैं तो हम वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं। अब वर्चुअल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो डिजिटल ट्विन्स हैं, उनको बेसिकली दोस्तों फील करने के लिए, एक सेंस ऑफ टच, एक फील ऑब्जेक्ट को फील करने का जो रियल मज़ा है, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये तो मज़ा ही आ रहा है, रियल फीडबैक अगर हमें मिले या फिर रियल वर्ल्ड सेंस ऑफ टच हमें मिले, डैट इज़ एआई का हम हैप्टिक फीडबैक यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें सब कुछ लगेगा कि बिल्कुल ही रियल में वो हो रहा है। एप्लीकेशन सिनेरियोज़ ऑफ मेटावर्स, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गेमिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिटेल वगैरह वगैरह में यूज़ होता है। चैलेंजेस इन मेटावर्स हमारे पास कुछ कुछ है, जैसे टेक्निकल चैलेंजेस, हाई लेटेंसी, मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है बेसिकली, अगर मान लो डिले बहुत ज़्यादा है किसी भी रिक्वेस्ट का, जो कि वो बेसिकली मान लो कि कोई यूज़र है वो मेटावर्स के वर्चुअल एनवायरनमेंट में है, वो किसी भी चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसका जो आउटपुट है या फिर जो रिक्वेस्ट का आंसर है वो अगर लेट मिल रहा है तो वहाँ पे हाई लेटेंसी टेक्निकल इशू आता है। स्केलेबिलिटी इशूज़ होती हैं, हाई कॉस्ट, हार्डवेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, हाई कॉस्ट होता है सारी चीज़ों का, बैटरी जो है वो लिमिट होता है, मतलब क्योंकि हम डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं तो अभी वो डेवलपिंग फेज़ में है। एथिकल एंड लीगल, कुछ लॉज जो है अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होती हैं। हमारे पास हैरेसमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो भी यहाँ पे हैरास होता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि हम बॉडी को ट्रैक कर रहे हैं या फिर बॉडी कंटिन्यूस ट्रैक होता है, जिससे हम एनहांसिंग और इमर्सिव एक्सपीरियंस दे पाएँ यूज़र को, तो इसलिए बायोमेट्रिक ट्रैकिंग रिस्क होता है, हैकिंग वगैरह, फ्रॉड वगैरह का रिस्क यहाँ पे होता है मेटावर्स के अंदर हमारे पास, तो उसको भी हमें ठीक करना है, राइट। डिजिटल डिवाइड एंड एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि दोस्तों एआर जो वीआर डिवाइसेस होती हैं, वीआर हेडसेट, एआर हेडसेट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, अनइक्वल एक्सेस है, यूजेबिलिटी इश्यूज़ हमारे पास होती हैं, तो यहाँ पे ये सब भी हमारे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि धीरे धीरे करके हमें मेटावर्स से दूर करना पड़ेगा, सो दैट द मेटावर्स कैन बी एनहेंस्ड, और आगे जाके हमारे पास वो जो है अराइव हो पाए और धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो पाए हमारा ये टेक्नोलॉजी भी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द मेटावर्स, हमारा इनोवेशन ट्रेंड, लाइटर एयर ग्लासेस, एआई जनरेटेड 3D वर्ल्ड्स हम यूज़ कर पाए, ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट हम 3D वर्ल्ड्स बना पाएँ। इकोनॉमिकल एंड सोसाइटल इम्पैक्ट, बेसिकली दोस्तों हम अपने ऐसा मैकिन्से प्रोजेक्ट जो है 2022 का मेटावर्स कुड क्रिएट $5 ट्रिलियन इन वैल्यू ऑफ बाई 2030, तो ये सब कुछ हमारे पास इम्पैक्ट है, अगर हम सही से काम करेंगे और सही डेवलपमेंट और रिसर्च करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे मेटावर्स का और एक चीज़ भी है, सस्टेनेबिलिटी का, जो डेटा सेंटर्स है और हेडसेट्स है वो सारे एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग जो होता है, अगर आपने ब्लॉकचेन पढ़ा है तो वहाँ पे प्रूफ ऑफ माइनिंग, हम प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग करते हैं, तो वो जो है उसका हैवी कार्बन फुटप्रिंट होता है, बिकॉज वहाँ पे एक ब्लॉक को माइन करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है टू माइन अ सिंगल ब्लॉक, तो उसके लिए हमारा हाई कार्बन फुटप्रिंट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे डिज़ाइंस बनाने चाहिए जिसमें प्रूफ ऑफ स्टेक का इस्तेमाल हो, जहाँ पे ये कार्बन जो फुटप्रिंट है वो कम हो, ग्रीन होस्टिंग और डिवाइस लॉन्जिविटी पे हमारे पास काम करना चाहिए। ओके गाइस, एंड दोस्तों इसी के साथ ये सारे तो फॉर्मूलाइज हैं जो मैंने एक साथ लिख दिया है, एक फॉर्मूला चीट शीट हो गया, और जो भी हमने पढ़ा उसका छोटा छोटा डेफिनेशन जो है, वन लाइनर डेफिनेशन भी यहाँ पे डाल दिया है, और ये तो हमने पढ़ लिया, राइट। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है या जो सब्जेक्ट है, और कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है मेटावर्स का वो यहीं पे समाप्त होता है। हमने मेटावर्स का पूरा जो है एनालिसिस किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, है ना, जिसमें हमने पूरे मेटावर्स को जितना भी मेन कंसेप्ट था जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है उसको यहाँ पे दोस्तों डिस्कस किया है। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया है, कुछ नया सीखने को मिला है, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन राइट अवे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को डाल सकते हो। ऑल्सो दोस्तों ये जो नोट्स हैं वो आपको वीडियो के बाद इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे आज की वीडियो में कवर किया है वो सारे टॉपिक का लिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो जिसका भी सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो कौन से टॉपिक, अगर मैंने ट्राई किया है कि सारे जो है यूनिवर्सिटी से मैच हो हमारे टॉपिक्स। अगर मान लो कि आपको डाउट है तो आप अपने टॉपिक्स को नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख के मैच कर सकते हो, अगर आपका मैच हो रहा है तो आप ये टॉपिक्स पढ़ सकते हो, राइट। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो पूरा मेटावर्स सब्जेक्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है। एंड यस, दैट्स ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार सब्जेक्ट में, ऐसे एक धमाकेदार वीडियो में, लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।